हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। उससे पहले आप चैप्टर देख लीजिए जो आपको पिछली वीडियो में बताया है। ये आपका सोशियोलॉजी का पहला ही चैप्टर है, भारतीय समाज एक पिक्चर। उसी के कुछ क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में हमने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे। इसमें है ये लघु है, इसमें दो लघु हैं और एक विस्तृत प्रश्न आज आपको बताया जाएगा। तो देखिए, हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। किसी साम्राज्यवादी देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार स्थापित करके उसे पराधीन अर्थात गुलाम बनाना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। यह आप दोबारा देख लें। किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार स्थापित करके उसे पराधीन बनाना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। अब देखिए, उपनिवेशवाद ये कब से शुरू हुआ। 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का जो समय है, कब का, 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच का समय। तो इसमें कुछ यूरोपीय देशों जैसे कि पुर्तगाल, यूरोपीय देशों जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस, इन देशों ने अनेक भौगोलिक खोजें की और उसका परिणाम क्या हुआ, इन्होंने उन देशों की कुछ कमजोरियों का फायदा उठाया। जैसे कि इन देशों में, जिन देशों की इन्होंने खोज की, वहां अधिकतर राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती थी, उनके पास अच्छी सैन्य शक्ति का अभाव था, उनकी शासन की जो पद्धति थी वो पुरानी थी और उनके पास विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी का अभाव था, जिसका फायदा उठाकर इन लोगों ने वहां अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए और अनेक यूरोपीय वहीं रहने लगे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का बीजारोपण हो गया था। अर्थात इसकी शुरुआत कब हुई, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही। एक बार फिर से देख लें आप, ये उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। किसी साम्राज्यवादी, साम्राज्यवाद क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। जब कोई देश दूसरे राज्य की सीमा पर या उसके क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेता है या अपने देश की सीमा को बढ़ाना चाहता है, तो उसे ही साम्राज्यवाद का नाम दिया जाता है। किसी साम्राज्यवादी देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार स्थापित करके उसे पराधीन बनाना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच कुछ यूरोपीय देशों ने जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस, इन्होंने अनेक भौगोलिक खोजें करके वहां अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए और अनेक यूरोपीय वहीं रहने लगे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का बीजारोपण हो गया। अब ये तो आपको ये लघु क्वेश्चन है, इतना आपको आंसर लिखना है। इसके अलावा मैं आपको दो बातें और बता रही हूँ कि वहां उपनिवेश कैसे स्थापित हो गए, क्यों, किसने मना नहीं की। तो मैं आपको बता रही हूँ, उस समय भारत जैसे और भी अनेक देश थे जहां पर जो राजनीतिक रूप से कमजोर थे, उनमें आपस में फूट थी, अच्छी सैन्य शक्ति का उनके पास अभाव था। तो इन लोगों ने राजाओं के आपस में युद्ध होते रहते थे, तो इन्होंने राजाओं को अपनी सैन्य शक्ति देकर उसका लालच दिया कि हम तुम्हें मतलब अपनी अच्छी सेना देंगे और उसके बदले में ये भारत में व्यापार करने की इन्होंने अनुमति ले ली। और जब ये अपनी सैन्य शक्ति उन्हें प्रदान करते थे तो साथ में ये इन्हें बड़ी बड़ी रियासत भी उनसे भेंट में ले लेते थे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से इन्होंने भारत जैसे बहुत सारे देशों पर और यहाँ तक कि दुनिया के लगभग पूरे क्षेत्र पर ही इन यूरोपीय देशों ने अपना अधिकार जमा लिया था या अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। तो इसके अलावा भी आपको ये बातें याद रखनी है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका, राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और प्रेम को। तो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति निष्ठा व प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई थी,
उपनिवेश काल में साम्राज्यवादी देशों द्वारा किए जाने वाले शोषण और अत्याचार से तंग आकर अनेक पराधीन देश, जिन्हें इन यूरोपीय शक्तियों ने, यूरोपीय देशों ने अपना गुलाम बनाया हुआ था, में आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगे। तो यहीं से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी, जब इन देशों ने पराधीन देशों पर अत्याचार और शोषण करना शुरू कर दिया। राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा ने, पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य, अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति, बुद्धिजीवियों, समाज सुधारकों, राष्ट्रीय नेताओं ने, या राष्ट्रीय नेताओं की विचारधारा भी यहां लगा सकते हो, राष्ट्रीय नेताओं की विचारधारा ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब नौ क्वेश्चन देखिए, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये लॉन्ग है, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लोग। भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ही समझ लीजिए कि आपको किस प्रश्न के लिए किस तरह का उत्तर लिखना है। यहाँ क्या पूछा है, भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, या बोर्ड में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, भारतीय समाज का परिचय इसकी किन विशेषताओं के द्वारा दिया जा सकता है। तो भारतीय समाज का परिचय उसके किस विशेषताओं के द्वारा दिया जा सकता है। अब इसका आंसर देखिए, सबसे पहले हम भारतीय समाज का थोड़ा सा परिचय आपको यहां देते हैं। भारतीय समाज का विश्व में एक विशिष्ट स्थान है, अर्थात विश्व में, पूरे संसार में एक विशेष स्थान है भारतीय समाज का। इसके गौरवमयी इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण एवं तर्कसंगत तत्वों का मिश्रण है। तो इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। प्राचीन समय में जब विश्व के अधिकतर देश असभ्य थे और अराजक ढंग से अस्त व्यस्त जीवन बिता रहे थे, हमारा भारत उस समय भी अत्यधिक विकसित और सुसंगठित था। इसके गौरवमयी समाज की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो ये तो है हमारा भारतीय समाज कि प्राचीन समय में भी जब दूसरे देश असभ्य थे और अराजक तरीके से अस्त व्यस्त जीवन बिता रहे थे, उस समय भारतीय समाज विकसित और सुसंगठित था। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले है अनेकता में एकता। ये आप सभी जानते हो कि भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ बहुत रूपों में अनेकता पाई जाती है। सबसे पहले आप भौगोलिक रूप से ही देख लें, भारत भौगोलिक दृष्टि से भी एक समान नहीं है। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदियां हैं और कहीं समतल मैदान है। तो ये तो ये भौगोलिक अनेकता, लेकिन उसके बावजूद पूरा भारतवर्ष एक है। ये होगी अनेकता में एकता भौगोलिक दृष्टि से। ऐसी भाषाएं देख लो आप, भारत में, भारत के प्रत्येक हिस्से में जहां थोड़ा सा मतलब गैप हुआ वहीं भाषा बदल जाती है। एक कहावत भी है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है क्या है वो, कि 4 कोस पर पानी और इतने कोस पर बोली, कुछ ऐसे ही है, भारत में बदल जाती है। तो कहने का मतलब है कि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं और बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है वो हमारी एकता की प्रतीक है। ऐसे ही हमारी वेशभूषा भी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, वहां की वेशभूषाएं अलग अलग हैं, लेकिन धोती कुर्ता और साड़ी ये हमारा भारतीय पहनावा है। इसी तरह भारत के प्रत्येक क्षेत्र में जितनी अनेकताएं हैं उनमें कहीं ना कहीं एकता भी दिखाई देती है। अब दूसरा है वर्णाश्रम। ये 2 वर्णों के मेल से बना वर्ण प्लस आश्रम। ये 2 मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम कितने हैं? वो भी 4 ही हैं। कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और उनके बारे में भी आपको बताया जा चुका है, वो आपको पूरी डिटेल इसमें लिखनी है। और आपको इस तरह से केवल हेडिंग नहीं डालना है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो सारा इनके अंदर आपको डिटेल में लिखना है। ये हेडिंग है सब। चलो अब तीसरा पॉइंट देखिए, जाति व्यवस्था। भारत में जो है जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच की भावना पाई जाती है और भारत में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। इसके बाद है संयुक्त परिवार प्रणाली। भारत में जो है प्राचीन समय से संयुक्त
परिवार प्रणाली का प्रचलन था, लेकिन आज इसमें काफी समय के साथ परिवर्तन होते जा रहे हैं और संयुक्त परिवार जो है एकाकी परिवारों में बदलते जा रहे हैं। लेकिन जो संयुक्त परिवार है वो हमारे भारतीय समाज की पहचान है और कहीं ना कहीं क्या मतलब अधिकतर संयुक्त परिवार आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद है 5वां पॉइंट, विवाह एक संस्कार। एक हमारा भारतीय समाज ही ऐसा है जहां विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में देखा जाता है। चलिए अब अगला देखें, पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता। हमारे देश में पितृ प्रधान अर्थात पिता की सत्ता, यानी कि घर में जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, पुरुष है, उसकी ही परिवार में प्रधानता होती है और घरों में हमारे परिवारों में पिता की ही चलती है। सभी महत्वपूर्ण फैसले उसी के द्वारा लिए जाते हैं। इसके बारे में भी आपको पिछली वीडियो में बता दिया, वो सारी डिटेल आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद है धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज में धर्म का भी बोलबाला है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का पालन किया जाता है। धर्म कमाते हुए भी प्रत्येक क्षेत्र में, तो वो भी हमें धर्म का आचरण करते हुए ही धर्म कमाना और प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का पालन करना है। इसके बाद है ग्रामों की प्रधानता। हमारा देश, हमारा भारतवर्ष जो है वो गांवों का देश कहा जाता है। यहाँ गांवों की ही प्रधानता है, लेकिन आज वो भी आपको साफ साफ लिखना है, लेकिन आज नगरीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ रही है, अर्थात नगर बढ़ते जा रहे हैं, नगरों की संख्या। इसके बाद है कृषि प्रधान समाज। हमारा जो भारतीय समाज है वो कृषि प्रधान है, अर्थात हमारे देश में अधिकतर लोग जो है वो खेती करने वाले हैं, कृषि करने वाले हैं। और एक बात और बता दें, हमारे देश की लगभग 65% जनसंख्या गांव में निवास करती है, वो भी इसमें लिखना है आपको। इसके बाद प्रथाओं और परंपराओं की बहुरूपता। हमारे देश के विविध भागों में प्रथाएं और परंपराएं इतनी पाई जाती हैं, वो हमें बहुत रूपों में देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारी प्रथाएं और परंपराएं हमारे विश्वास और धर्म से जुड़ी हुई हैं। कर्म एवं पुनर्जन्म। कर्म, भारतीय समाज जो है वो कर्म में विश्वास करता है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा और उसी के अनुसार हमें पुनर्जन्म यानी कि दोबारा जन्म मिलेगा। अगला जन्म जो है वो कैसे मिलता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं। तो भारतीय समाज जो है कर्म प्रधान है और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसके बाद है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के बारे में पिछली वीडियो में आपको बता दिया, पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मनुष्य को अपने जीवन में इन चारों पुरुषार्थों का पालन करना पड़ता है। इसके बाद है ऋण व्यवस्था। मनुष्य के जैसे पुरुषार्थ को अधिकार कहा जाता है, तो ऋण जो है वो हमारे कर्तव्य होते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये तीनों ऋण जो है उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके चुकाने होते हैं और 5 उसे यज्ञ करने होते हैं। ये 5 यज्ञ हैं, आप ये ऋण दोबारा सुन लें। 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण हैं और 5 यज्ञ हैं, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। अब आगे संस्कार। संस्कारों के बारे में भी आपको एक वीडियो पूरी बताई है। संस्कारों की हमारे जीवन में भारतीय समाज में प्रधानता है और मनुष्य को अपने जीवन में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समय समय पर कुछ संस्कारों का पालन करना पड़ता है। और ये संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। तो ये 16 संस्कार हैं जो समय समय पर, आज तो वैसे इनमें से कुछ ही संस्कारों का पालन किया जाता है। आगे देखिए 15वां पॉइंट है प्राचीनता। हमारा जो भारतीय समाज है वो बहुत प्राचीन है, सबसे प्राचीन हमारी भारतीय सभ्यता ही है और इसके प्रमाण भी हमें मिल चुके हैं। कहां से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से, जो हजारों वर्ष पुरानी है। इसके बाद है सहिष्णुता और समन्वय। हमारे देश में समय समय पर अनेक प्रजातियों के विदेशी लोग आते रहे हैं और उन्होंने भारतीय समाज को बदलने की भी पुरजोर कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद में हमारी भारतीय संस्कृति में ही घुल मिल गए और इसे बदलने में नाकामयाब रहे। समन्वय होता है तालमेल। चलो आगे देखिए अनुकूलनशीलता।
भारतीय समाज में अनुकूलनशीलता का भी गुण पाया जाता है, अर्थात समय के अनुसार इसमें अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि भारत गांवों का देश है, लेकिन आज नगरों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली है, लेकिन समय को देखते हुए जैसे शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए व्यक्ति बाहर जाता है तो संयुक्त परिवार उसमें परिवर्तन आते जा रहे हैं और वो एकाकी परिवारों में बदलते जा रहे हैं। ऐसे विवाह की संस्था में भी परिवर्तन आ गया। तो कहने का अर्थ है कि हमारे देश में समय के अनुसार बदलने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। सर्वांगीणता, तो ये भी भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण गुण है। और हमारे देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस भावना का पालन करते हुए भारत के सभी क्षेत्रों में समन्वय पाया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन सब की आपको, ये 18 पॉइंट है, इन सब की आपको डिटेल लिखनी है।